हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन के टॉपिक को कवर करेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहली टॉपिक है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या है? वह विज्ञान जो वंशागति यानी हेरिडिटी और परिवर्तनशीलता यानी वेरिएशन का अध्ययन करता है, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। आनुवांशिक वह विज्ञान है जो जीन, गुणसूत्र, डीएनए तथा जीवों के लक्षणों के स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करता है और उसका हम अध्ययन करते हैं, उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स में क्या होता है, इसमें सबसे पहले आइए केंद्रक को समझते हैं यानी न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस क्या है? विज्ञान में न्यूक्लियस यानी कोशिका का मुख्य नियंत्रण केंद्र है जो डीएनए यानी आनुवांशिक पदार्थ को सुरक्षित रखता है और सभी जैविक कार्यों को निर्देश देता है। यह कोशिका के भीतर होने वाली सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके अंदर डीएनए और गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम सुरक्षित रहते हैं। यह एक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है क्योंकि इसकी सामग्री इससे बाहर ना निकले। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो जरूरी पदार्थ को अंदर बाहर जाने देते हैं। इसका जो मुख्य कार्य होता है, यह माता पिता के लक्षणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। यह कोशिका के लिए आवश्यक प्रोटीन और अन्य अणुओं को के बनने की प्रक्रिया को संभालता है। अब देखिए क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम जो होता है इसको हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। कोशिकाओं के केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले धागे जैसी संरचना होती है जो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। यह माता पिता से बच्चों में यानी आनुवांशिक जेनेटिक्स जानकारी और लक्षण को पहुंचाता है। यह डीएनए का एक लंबा धागा होता है जो हिस्टोन नामक प्रोटीन के चारों ओर कसकर लिपटा रहता है। सामान्य इंसानों में प्रत्येक कोशिका के भीतर कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 जोड़े पेयर्स के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इनमें से 22 जोड़े एक जैसे होते हैं और जो आखिरी 23वां जोड़ा होता है वह लिंग निर्धारण यानी सेक्स XX होता है और XY होता है। ये तय करता है कि लड़का होगा या लड़की। फिर उसके बाद है डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यह एक ऐसा अणु यानी ऐसा मॉलिक्यूल है जो सभी सजीवों में उसके विकास कार्यों, वृद्धि और प्रजनन के लिए जरूरी यानी आनुवांशिक निर्देश रखता है। यह दो लंबी कड़ियों से मिलकर बनता है जो एक मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह दिखती हैं। इसका आकार इसको डबल हेलिक्स डीएनए कहते हैं। इनके 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। एडेनिन, इसके 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। पहला क्या होता है? एडेनिन, दूसरा थाइमिन, तीसरा ग्वानिन और चौथा जो होता है साइटोसिन। यह माता पिता के गुण उनके बच्चों तक में पहुंचाता है। शरीर की कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने और सही से काम करने के निर्देश देता है। आंखों का रंग, बालों का प्रकार और शरीर की बनावट इसी से तय होता है। तो आइए देखते हैं अब आनुवांशिकी के जो पिता हैं उनको ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। तो इनका क्या सिद्धांत है? इन्होंने 2 सिद्धांत दिया, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वह एक लक्षण जैसे पौधों की ऊंचाई पर आधारित होता है, जबकि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है वो 2 लक्षण यानी बीज के आकार और रंग पर आधारित होता है। तो इसमें देखिए ये है YY, ये एक ही जीन है, इसमें एक ही पौधे की ऊंचाई है। जैसे YY, ये YY, फिर ये YY क्रॉस किया, फिर क्या बन गया?
ये सभी गोल और सभी पीले बीज मिलेंगे। और ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा इसमें दो लिए जाएंगे, एक जो पीला गोल लिया जाएगा, एक हरा झुर्रीदार लिया जाएगा। फिर इसमें कई ठो बनते हैं, जैसे कई गैमेट बनते हैं, इसमें सभी प्रकार के बनेंगे। अब देखिए मेंडल जो है वो उन्होंने 3 नियम दिया। एक है प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर दूसरा दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? जब विपरीत लक्षण वाले यानी शुद्ध लंबे और बौने पौधों के बीच क्रॉस कराया जाए तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, दूसरा अप्रभावी लक्षण जो होता है वो छिपा रहता है। लंबे पौधे का गुण बौने पौधे पर भारी पड़ जाता है। इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। अब है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इसमें युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसमें गैमेट निर्माण के समय जीन या एलील के जोड़े अलग अलग हो जाते हैं, प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही जीन जाता है, इनमें गुणों की शुद्धता बनी रहती है। फिर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या है? यह नियम द्विसंकरण यानी डी हाइब्रिड क्रॉस है। इसके अनुसार जब दो या दो से अधिक लक्षणों के जोड़े एक साथ आते हैं तो किसी एक लक्षण की वंशागति दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र रहती है। तो इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। अब देखिए अनुवांशिकी के अनुप्रयोग क्या हैं? इन रोगों की पहचान और निदान करना, अनुवांशिक रोगों का उपचार, उन्नत किस्मों के विकास, पशुधन सुधार, फॉरेंसिक विज्ञान यानी अपराध साइंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन वह जैविक प्रक्रिया है जिनमें एक जनक यानी एक पेरेंट कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका बनाती। यह जीवों की वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत, प्रजनन तथा आनुवंशिकी गुणों की संरक्षण के लिए आवश्यक है। तो ये देखिए कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन जो है वो 2 टाइप की होती है, एक समसूत्री विभाजन होता है, एक जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन क्या होते हैं? इनमें एक कोशिका विभाजित होकर 2 एक जैसी नई कोशिकाएं बनाती हैं। इससे शरीर का विकास होता है और पुरानी कोशिकाएं ठीक हो जाती हैं। और मियोसिस क्या होता है यानी अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? इनमें एक कोशिका 2 बार बढ़कर 4 नई कोशिका बनाती हैं। इन नई कोशिकाओं में मूल कोशिका से आधी संख्या में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं। यह जनन यानी रिप्रोडक्शन के लिए होती हैं। अब देखिए समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं। तो ये कितने प्रकार की होती हैं? ये होती हैं, पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज, चौथा है टीलोफेज, पांचवा है साइटोकाइनेसिस। तो देखिए प्रोफेज क्या है? प्रोफेज गुणसूत्र साफ दिखने लगते हैं और केंद्रक की परत टूटने लगती हैं। फिर मेटाफेज में क्या होता है? गुणसूत्र कोशिका के बीच में एक लाइन में आ जाते हैं। फिर एनाफेज में क्या होता है? गुणसूत्र अलग होकर विपरीत दिशाओं में चले जाते हैं। फिर टीलोफेज में क्या होता है? 2 नए केंद्रक बनते हैं और कोशिका बीच से बढ़कर 2 नई कोशिका बन जाती है। फिर साइटोकाइनेसिस क्या होता है? कोशिका द्रव्य विभाजित होकर 2 नई पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं। तो ये हो गया आपका समसूत्री विभाजन। अब देखिए इसमें मियोसिस क्या होता है? मियोसिस जो होता है इसमें भी कितनी अवस्थाएं होती हैं? प्रोफेज,
फिर मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर टेलोफेज फर्स्ट, फिर इसमें मेटाफेज सेकेंड आता है, फिर एनाफेज सेकेंड आता है, फिर उसके बाद टीलोफेज सेकेंड यानी साइटोकाइनेसिस आती है। तो इसमें क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट में समजात गुणसूत्र वाले युग्मक सिनेप्सिस करते हैं तथा क्रॉसिंग ओवर होता है। और इसमें फिर मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, समजात युग्मक कोशिका के मध्य में व्यवस्थित होते हैं। फिर एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, समजात गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं। फिर टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, दो अगुणित यानी यन कोशिकाएं बनती हैं। फिर मेटाफेज फर्स्ट में गुणसूत्र पुनः दोनों कोशिकाओं के मध्य में व्यवस्थित होते हैं। फिर एनाफेज सेकेंड में सेंट्रोमियर विभाजित हो जाते हैं और क्रोमेटिड ध्रुवों की ओर खींचते हैं। फिर साइटोकाइनेसिस क्या होता है, चार असमान अगुणित यानी यन पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं। ये होता है आपका मियोसिस डिवीजन। अब देखिए इसमें अंतर क्या है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या है। इसमें देखिए दैहिक कोशिकाएं होती हैं, यानी जो हमें जैसे हमारी कैंसर की सेल होती हैं उसका डिवीजन होता है, हमारी बॉडी में और डिवीजन होता है, उसको हम दैहिक कोशिकाएं कहते हैं। और ये होती हैं जनन कोशिकाएं। फिर इसमें गुणसूत्र जो होते हैं वो समान रहती है, 2n ये आधी हो जाती है 2n प्लस n। आनुवांशिक समानता जो थी वो समान होती है, ये भिन्न होती है। विभाजनों की संख्या एक होती है, ये दो होती है। ये है मुख्य कार्य इसका क्या है, वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत, अलैंगिक जनन। और ये युग्मकों का निर्माण, आनुवांशिक विविधता। इसका कार्य क्या है, वृद्धि यानी ग्रोथ, नए ऊतक और अंगों का निर्माण, रिपेयर, क्षतिग्रस्त ऊतकों की पुष्टि, प्रजनन, अलैंगिक एवं लैंगिक प्रजनन में सहायक, आनुवांशिक निरंतरता यानी जेनेटिक कंटिन्यूटी, प्रजाति के गुणों का संरक्षण, आनुवांशिक विविधता यानी जेनेटिक्स वेरिएशन मियोसिस के दौरान उत्पन्न होता है। अब आपकी नेक्स्ट टॉपिक है प्रजनन। प्रजनन क्या है, यानी रिप्रोडक्शन। प्रजनन वह जैविक प्रक्रिया है जिनके द्वारा जीव अपने जैसे संतति यानी ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न करते हैं और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रजनन जो है उसके प्रकार, एक होता है अलैंगिक प्रजनन, एक होता है लैंगिक प्रजनन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें एक ही माता पिता के बिना युग्मकों यानी गैमेट के मिलन के संतान उत्पन्न होते हैं। संतानें एक दूसरे तथा माता पिता के समान होती हैं, जैसे अमीबा, ईस्ट, हाइड्रा, आलू, स्ट्रॉबेरी इत्यादि। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें नर और मादा युग्मकों के मिलन यानी फर्टिलाइजेशन द्वारा होता है। संतानें माता पिता से भिन्न होती हैं और इनमें विविधता पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, पक्षी, पौधे आदि। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके कई तरीके होते हैं। पहला है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, यानी विखंडन। इनमें एक वयस्क जीव विभाजित होकर दो या दो से अधिक नए जीव बनाते हैं, जैसे अमीबा और बैक्टीरिया। फिर उसके बाद दूसरा है मुकुलन यानी बडिंग। जनक के शरीर पर एक छोटा उभार यानी बड बनता है, जो विकसित होकर नया जीव बन जाता है और अलग हो जाता है। तो वो एक नया जीव बन जाता है और अलग हो जाता है, तो उसको हम मुकुलन कहते हैं। मुकुलन एग्जाम्पल जैसे हाइड्रा, ईस्ट। फिर उसके बाद होता है फ्रेगमेंटेशन।
फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि शरीर के टुकड़े होने पर प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है, तो इसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा। फिर उसके बाद होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जनक पौधे या कवक सूक्ष्म बीजाणु बनाते हैं जो विकसित होकर हवा में फैलकर नए जीव को जन्म देते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है राइजोपस फंगस, ये स्पोर फॉर्मेशन के एग्जाम्पल हैं। फिर उसके बाद है रीजनरेशन। रीजनरेशन यानी पुनर्जनन, इसको ये पत्तियों द्वारा होता है। तो इसमें कटा हुआ भाग फिर से पूरा शरीर बना लेता है, एग्जाम्पल में जैसे प्लेनेरिया। फिर उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रवर्धन। पौधे के तने, जड़ या पत्ती से नया पौधा उगता है, जैसे आलू, प्रकंद। तो इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल तो ह्यूमन में, मानव में कैसे होता है, इनमें जो होता है सबसे पहले युग्मक का निर्माण होता है, तो उसमें स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। फिर उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे बाय स्टेप। उसके बाद नए ऑफ स्प्रिंग का जन्म होता है, तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए हम देखते हैं ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर, यानी अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में अंतर क्या है। अलैंगिक प्रजनन क्या है, इनमें एक ही माता पिता शामिल होते हैं। और जो लैंगिक प्रजनन होता है, इनमें नर और मादा दोनों शामिल होते हैं। और दूसरा क्या है, युग्मकों का मिलन नहीं होता है। इसमें युग्मकों का मिलन यानी फर्टिलाइजेशन होता है। फिर इसमें संतानों में विविधता नहीं होती है, इसमें संतानों में विविधता होती है। प्रक्रिया सरल और तेज होती है, प्रक्रिया जटिल और अपेक्षाकृत धीमी होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अमीबा, ईस्ट, पौधों में कंद, पत्तियां आदि, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल मनुष्य, पशु, पक्षी, पुष्पी पौधे इत्यादि। अब आइए देखते हैं पादप रिप्रोडक्शन यानी प्लांट रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं जनन, एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। अब लैंगिक क्या होता है, इनमें एक ही माता पिता के बिना युग्मकों के बनने वाली संततियों के माता पिता के समान होती है। इसका मुख्य प्रकार यही है, जैसे कंद, ट्यूबर, आलू में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, अदरक में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, अरबी में होता है, प्याज में होता है, स्ट्रॉबेरी में होता है, जलकुंभी में होता है। अलैंगिक प्रजनन में तेजी अधिक संख्या संततियां बनाती हैं। और जो लैंगिक प्रजनन है, लैंगिक प्रजनन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें नर और मादा युग्मकों के संलयन से बीज बनते हैं तथा नए पौधों का निर्माण होता है। तो इसमें देखिए इसका कैसे होता है फर्टिलाइजेशन यानी पॉलिनेशन। तो पौधों में सबसे पहले क्या होता है, परागकण का परागकोश वर्तिकाग्र पर आना। फिर दूसरा स्टेप है परागकण कण का अंकुरण होना। फिर तीसरा है पराग नली का अंडाशय तक पहुंचना। फिर चौथा है नर युग्मक का बीजांड में प्रवेश करना। पांचवा है फर्टिलाइजेशन के बाद बीज और फल का बनना। फिर इसका देखिए पादप प्रजनन का महत्व, प्रजातियों की निरंतरता बनी रहती है, अच्छी किस्मों का संरक्षण होता है, फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, पर्यावरण संतुलन बना रहता है। इसका प्राकृतिक एग्जाम्पल है आम यानी बीज द्वारा होता है, गुलाब जो है कलम द्वारा होता है, गन्ना जो है वो तना द्वारा होता है, केला जो है वो कंद द्वारा होता है। तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम हमारी सारी टॉपिक कवर हो गई। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यदि हाइड्रा के कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो उसका क्या परिणाम होगा? तो इसका जो ऑप्शन दिया है, प्रत्येक टुकड़ा मुकुलन यानी बडिंग द्वारा जनन करेगा। ऑप्शन बी है केवल सिर वाला भाग ही पूर्ण जीव में विकसित होगा। ऑप्शन सी सभी टुकड़े तुरंत मर जाएंगे। ऑप्शन डी प्रत्येक टुकड़ा पुनर्जीवित यानी रीजनरेशन होकर नया जीव बनाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, प्रत्येक टुकड़ा पुनर्जीवित होकर नए जीव बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में विविधता यानी वेरिएशन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, अलैंगिक जनन किसी समिष्टि में विविधता का एक नियमित स्रोत है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न आनुवंशिक विविधता का परिणाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, विकास यानी इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय तथा बीजांड क्या बनाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय फल बनाता है और बीजांड जो है वो बीज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक पुंकेसर यानी एंथर से पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा का अंतरण की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, परागकण यानी पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मुकुलन बडिंग द्वारा जनन करने वाले पौधे पादपों में कौन सा मुख्य रूप से एक नए जीव के निर्माण की शुरुआत करता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, विशिष्ट स्थान पर स्थानीयकृत पुनरावृत्त कोशिका विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइजोपस में कौन सी संरचना बीजाणु यानी स्पोर निर्माण द्वारा जनन में मुख्य रूप से शामिल होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बीजाणुधानी यानी स्पोरेंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वैज्ञानिक ने एक कोशिकी यानी यूनिसेलुलर जीव में जनन क्रिया का अवलोकन किया। निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधे द्वारा उपयोग नहीं की जाएगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोशिकाओं विभाजन द्वारा उत्पादित दो संतति कोशिकाओं की संरचना में मामूली अंतर दिखाई देता है तो डीएनए प्रतिलिपियन की क्रिया के दौरान कौन सी क्रिया इन विभिन्नताओं का सबसे संभावित कारण है? तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन सी है, जैव रासायनिक अपक्रियाओं की अंतर्निहित अविश्वसनीयता के कारण डीएनए प्रतिलिपियन के दौरान मामूली विभिन्नताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किसी कोशिका में सुकणिका की संख्या निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कोशिका की कायिक सक्रियता पर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। दैट्स ऑल।